हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, जिसमें हम अक्टूबर माह के जितने भी करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे और विथ क्वेश्चन के साथ और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। मैं आपको बता दूं करंट अफेयर क्या होता है कि आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करंट में क्या होता है कि हम किसी चीज़ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हाल ही में केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। इसे किसने लिखा है? तो जितेंद्र सिंह जो है वो हमारे केंद्रीय उत्तर पूर्वी विकास राज्य मंत्री हैं। तो इन्होंने एक बुक लॉन्च, एक क्या किया है, एक बुक को जारी किया है। अब ये जो बुक को जारी किया है उस बुक का नाम क्या है? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ द असम नाम की एक बुक है, जिसे जितेंद्र सिंह जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं केंद्र के, और इसे किसने लिखा है? भाई जारी करने वाले तो जितेंद्र सिंह है, लेकिन लिखने वाला तो राइटर होगा ना उस बुक को लिखने वाला। तो ये बुक लिखा किसने है? तो ये बुक किसने लिखा है उसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर 4: विक्रम सेठ, किरण देसाई, पदमपनी बोरा और अरविंद अडिगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कॉफी टेबल बुक क्या होती है। तो कॉफी टेबल बुक के बारे में मैं आपको बताऊं कि कॉफी टेबल बुक वो बुक होती है जिसे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी ईजिली ले जा सकते हैं और कहीं भी उसको पढ़ सकते हैं। वो बहुत आसान होता है पढ़ने में भी कॉफी टेबल बुक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि वो जो बुक लिखी गई है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, असम के जो हेरिटेज के बारे में जो डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में जो बुक लिखी गई है वो बुक लिखने वाली जो राइटर है वो है पदमपनी बोरा। कौन है? पदमपनी बोरा ने ये क्या हुआ, ये बुक जो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, जो कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय और क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको क्या किया था, जारी किया था। अब आते हैं सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर असम की। तो असम के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से ले लें। तो असम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले असम एक स्टेट है, और असम अगर एक स्टेट है तो असम के बारे में आपको क्या जानकारी लेना चाहिए कि असम के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कौन है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है सर्बानंद सोनोवाल। और अगर बात की जाए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो असम से आपको याद रखना चाहिए वो है गवर्नर ऑफ असम कौन है? जगदीश मुखी। और अगर बात की जाए और इंपॉर्टेंट चीज जो असम में पाई जाती है तो असम का नेशनल पार्क, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, तो असम का जो नेशनल पार्क है वो क्या है? सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम का वो क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक और होता है क्या? मनास नेशनल पार्क। तो ये जो दो नेशनल पार्क है काजीरंगा का, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्जामिनेशन में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। वन हॉर्न रेनियो, मतलब एक सींग वाला जो गेंडा है कहाँ पाया जाता है पूरे भारत में? कौन से नेशनल पार्क में? एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? आसाम में पाया जाता है। और आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा। अगर मैं बात करूं असम की कैपिटल क्या है, तो असम की कैपिटल आप देख सकते हैं दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। तो हमने ये असम के बारे में डेटा इसलिए कलेक्ट किया क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा बना है करंट अफेयर से, कि क्वेश्चन यह था कि हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। तो इसमें लिखा किसने? तो लिखा था पदमपनी बोरा ने। तो असम का यहाँ जिक्र हुआ था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में लिया है। अब ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो आते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो करंट अफेयर्स का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में मेडिसिन
के क्षेत्र में 2020 में नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉन्गटन, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। हाल ही में ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, जिनका नाम क्या है, जे अल्टर है पहले, दूसरे है चार्ल्स एम राइस और तीसरे है माइकल हॉन्गटन। तो इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि यह पुरस्कार उन्हें किस खोज के लिए मिला, कौन सी ऐसी मेडिसिन उन्होंने खोजी होगी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तपेदिक, कैंसर चिकित्सा, मलेरिया, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनको जो मिला है वो हेपेटाइटिस सी वायरस एक नया खोजा गया है, उसके लिए उनको क्या मिला है, जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉन्गटन को नोबेल प्राइज मिला है। तो मैं आपको सबसे पहले, यहाँ पे नोबेल प्राइज की जिक्र हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको नोबेल प्राइज के बारे में कुछ जानकारी दूं कि नोबेल प्राइज एक्चुअली में होता क्या है। और नोबेल प्राइज में मैं अगर बात करूं नोबेल प्राइज की, नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबल। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अल्फ्रेड नोबल। तो इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज का नाम रखा गया नोबेल प्राइज। एक्चुअली में क्या थे, ये बहुत रिच पीपल थे एक टाइम के, स्वीडन के, एक स्वीडन नागरिक है, एक स्वीडन सिटीजन थे, स्वीडन के सिटीजन थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन्होंने एक डिस्कवरी की थी, और वो जो डिस्कवरी उन्होंने की थी वो किस चीज़ की डिस्कवरी की थी भाई, डायनामाइट। तो डायनामाइट अगर किसी ने खोजा है तो उनका नाम क्या है, वो है अल्फ्रेड नोबल। तो ये तो बात हो गई अल्फ्रेड नोबल की। तो हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज का जो नाम है वो अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि ये बहुत अमीर व्यक्ति थे और इनका कोई नहीं था। जब इनका निधन हुआ उसके बाद क्या हुआ था कि इनकी तो बहुत सारी संपत्ति थी, तो गवर्नमेंट ने सोची कि इनकी संपत्ति का क्या किया जाए। तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया। उन्होंने क्या किया, एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम क्या था, नोबल फाउंडेशन। आप देख सकते हैं जिसका नाम क्या था, नोबल फाउंडेशन। और अगर बात की जाए नोबल फाउंडेशन की, तो नोबल फाउंडेशन कब बनाया गया, तो नोबल फाउंडेशन जो एस्टैब्लिश्ड हुआ वो हुआ था 1900 में। तो नोबल फाउंडेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1900 में नोबल फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होना कब से स्टार्ट हुआ, नोबल प्राइज की बात की जाए तो सबसे पहले 1901 से नोबल प्राइज दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा, 1901 से नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज में यहाँ पे दिया हुआ मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज मिला। तो कितने ऐसे फील्ड हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज देना, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोबेल प्राइज दिया जाता था 5 कैटेगरी में। सबसे पहली जो कैटेगरी का मैं बता दूं आपको, तो वो है मेडिसिन, और दूसरा मैं आपको बताऊं तो वो है फिजिक्स। कौन सा है भाई, फिजिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। और एक और होता है क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी क्षेत्र में क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। और एक और क्षेत्र होता है लिटरेचर। लिटरेचर के क्षेत्र में भी क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा क्या, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर। हमने कितने फील्ड देखे, 1 2 3 4। तो ये 4 फील्ड हमने देखे जिनके क्षेत्र में क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। और एक होता है पीस, शांति का भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ऐसी 5 कैटेगरी में बांटा गया जब नोबेल प्राइज को देना स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं 1969 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। कौन से क्षेत्र में दिया जाने लगा भाई, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी 1969 से नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। तो अब कुल मिलाकर पहले थी 5 कैटेगरी जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन अब जो कैटेगरी हो गई है इकोनॉमिक्स को मिलाकर, जो कि 1969 में आया था, इकोनॉमिक्स को मिलाकर कितनी कैटेगरी में अब दिया जाने लगा है, ये टोटल दिया जाने लगा 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज को थोड़ा मैं आगे और डिफाइन करूं कि नोबेल प्राइज में सबसे पहले देखें कि अपन ने 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो ये कहां दिया जाता है,
तो सब मैं आपको बताऊं कि पीस को छोड़कर जो पीस का जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहां पर है? नॉर्वे में है। और जितने फिर नोबेल प्राइज बचे हैं कौन कौन से, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सारे जो नोबेल प्राइज हैं वो कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और ये स्टॉकहोम कहां है? ये भी स्वीडन में है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब शामिल किया गया, नोबेल फाउंडेशन कब बना था? 1900 में। नोबेल प्राइज देना कब से स्टार्ट हुआ था? 1901 में। और बात हमने और क्या डिस्कस की है कि नोबेल प्राइज पीस वाला कहां दिया जाता है? तो ओस्लो जो कि नॉर्वे में, वहां पे दिया जाता है। और जो बाकी जितने भी नोबेल प्राइज है वो कहां दिए जाते हैं? वो दिया जाता है स्टॉकहोम, जो कि कहां पर है? स्वीडन में। तो हमने देखे कि सब ये किसके नाम पर दिया जाता था? ये जो प्राइज है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाने लगा। और ये इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। तो इस प्रकार से ये हमारा करंट अफेयर का सेकंड क्वेश्चन हुआ। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे करंट अफेयर का थर्ड क्वेश्चन है। और करंट अफेयर के अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? तो मैं बता दूं कि हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड की बात हो रही है। अब यहाँ इसके पहले हमने अभी पढ़े कि नोबेल प्राइज की बात पढ़े थे मेडिसिन के क्षेत्र में जो दिया गया था। अब बात हो रही राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020, वो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो मैं बताऊं इसका जो आंसर है वो है 1980। तो 1980 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड की स्थापना हुई थी। मैं आपको छोटी सी एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड है, किसकी बात हो रही है भाई? यहां पर राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये एक प्रकार का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार बोल सकते हैं इसको क्या बोला जाता है? वैकल्पिक नोबेल प्राइज। वैकल्पिक नोबेल प्राइज किसको बोला जाता है? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड को बोला क्या जाता है? वैकल्पिक नोबेल प्राइज। अगर बात की जाए ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिलता कहां पर है? तो ये मिलता है कहां पर? स्वीडन में ही। कहां पे मिलता है? स्वीडन में। जिस प्रकार से हमने देखे थे कि स्टॉकहोम में मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और हमने देखे थे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिलता है वो कहां पे मिलता है? स्टॉकहोम में मिलता था। और जो पीस वाला जो नोबेल प्राइज मिलता था वो ओस्लो, नॉर्वे में मिलता था। उसी प्रकार से यहां पे हम पढ़ रहे हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जो कि एक वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार है, मतलब नोबेल पुरस्कार के ही जैसा है। और ये मिलता कहां पर है? तो स्वीडन में मिलता है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी देने की? तो वो कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी ये देने की। तो हमने ये थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है कि राइट लाइवलीहुड जो अवार्ड है वो 1980 में देना स्टार्ट किया गया था। ये एक प्रकार का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार है और ये कहां दिया जाता है? तो स्वीडन में दिया जाता है। तो अब आते हैं हम अपने करंट अफेयर के हम हमारे चौथे क्वेश्चन के, जो कि करंट अफेयर का हमारा चौथा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पुडुचेरी, बात हो रही पुडुचेरी स्टेट में एक हवाई अड्डा है, पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला AAI के अनुसार पहला हवाई अड्डा बन गया है देश का। AAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई अगर बात हो रही है यहां पर किसकी? AAI की। तो पुडुचेरी हवाई अड्डा भी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो अब मैं बात कर रहा हूं AAI की। तो यहां पे बात हो रही, ये AAI के अनुसार है, तो AAI की बात यहां पे होना बहुत जरूरी है। तो AAI का अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो क्या होगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम क्या बोलते हैं? AAI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का पहला ऐसा जो एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है, जो पुडुचेरी में है, तो वो पूरी तरह से 100% क्या हो गया है? सोलर एनर्जी से चलने वाला बन गया है। कौन सी एनर्जी से? सोलर एनर्जी
से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है। रिसेंटली एक और मैं कुछ दिन पहले वाली न्यूज आपको बता दूं कि जो उड़ीसा का जो सन टेम्पल है, उड़ीसा का सन टेम्पल की अगर मैं बात करूं, ये भी एक इकलौता ऐसा टेम्पल है जो कि 100% कैसा हो गया है, सोलर एनर्जी से चलने वाला हो गया है। सोलर एनर्जी से चलने वाला हो गया सन टेम्पल। किसकी बात की जा रही? उड़ीसा का जो सन टेम्पल है वो भी सोलर एनर्जी से चलने वाला, 100% सोलर एनर्जी से लेस हो गया है। उसी प्रकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो पुडुचेरी का जो हवाई अड्डा है वो भी 100% क्या हो गया है कि 100% सोलर एनर्जी से लेस हो गया है। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहां पे पूछा कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में हुई थी। लेकिन इसके बारे में मैं अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं कि ये जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो पुडुचेरी जो हवाई अड्डा है वो कब से लागू, मतलब कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर से 2020 से क्या हो गया है, जारी हो गया है। मतलब 2 अक्टूबर 2020 से यहाँ पे सोलर एनर्जी से पूरी सप्लाई हो रही है। और अगर बात की जा रही है कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो 500 किलोवाट, 500 किलोवाट की पूरी एफिशिएंसी उस सोलर जो प्लांट लगा है वहां पर, जो पुडुचेरी हवाई अड्डे में लगा है, तो उसमें 500 किलोवाट एफिशिएंसी की वहां पर क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर एक बात हो रही है एएआई की। तो इसमें एक और फैक्ट देख सकते हैं आप, मैं एक फैक्ट और आपको बता दूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक प्रकार की वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था। देखो 2 प्रकार की संस्थाएं होती है, एक होती है वैधानिक संस्था और एक जो संस्था होती है वो संवैधानिक संस्था होती है। तो मैं अगर वैधानिक संस्था की बात बताऊं तो वो वैधानिक संस्था हमेशा एक्ट से पारित होती है। किससे पारित होती है? एक्ट से पारित होती है। और संवैधानिक संस्था जो होती है वो संविधान में अंगीकृत होती है। तो ये एक्ट से पारित संस्था है एएआई। तो कौन से एक्ट से पारित है? तो वो एक्ट का नाम आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो वो जो एक्ट है वो है 1994, एक एक्ट है एएआई का, एएआई एक्ट 1994 एक्ट है 1994। और इसका जब स्टार्ट हुआ था, देखो एक एक्ट आया सबसे पहले 1994 को, फिर स्थापना हो गई किसकी? एएआई की 1995 में। कब हो गई? एएआई की जो स्थापना हुई 1995 में हो गई। अगर मैं देखूं एएआई के बारे में और थोड़ी सी जानकारी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, भाई इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। गवर्नमेंट की संस्था है, इसलिए सारे गवर्नमेंट संस्था का हेडक्वार्टर कहां होता है? इन जनरल न्यू दिल्ली। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं इसके चेयरमैन की बात करूं, एएआई के चेयरमैन कौन है? करेंटली एएआई के चेयरमैन कौन है? तो अगर बात की जाए एएआई के चेयरमैन कौन है, तो अरविंद सिंह है। कौन है? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह कौन है? अभी करंटली चेयरमैन है किसके? एएआई के। तो ये है करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो कि एएआई से रिलेटेड है। अगर एएआई के बारे में अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन इन्हीं क्वेश्चन से बनेगी। इसके बाहर आपको एएआई का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखे कि जो पुडुचेरी का जो हवाई अड्डा है वो 100% सोलर एनर्जी से लेस हो गया है। और अगर वो किसके अकॉर्डिंग हुआ? एएआई के अनुसार। ये डिसाइड कौन करता है? एएआई। और एएआई की अगर मैं बात करूं तो एएआई का फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी एक एक्ट से, एक प्रकार से एक वैधानिक संस्था है तो एक एक्ट से पारित हुई थी। और वो एक्ट आप देख सकते हैं 1994 का एक्ट था और स्थापना हो गई थी 1995 में, मतलब 1 साल बाद एक्ट आने के। और बात की जा रही है इसके एएआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एएआई का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली। चेयरमैन करंटली कौन है? तो अरविंद सिंह यहाँ पे कौन है? चेयरमैन। यहाँ पे मैंने एक बात बताया था कि उड़ीसा का जो सन टेम्पल है वो भी 100% सोलर एनर्जी से लेस हो गया। तो सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और ये एक प्रकार से ग्रीन एनर्जी है, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता नेचुरल रिसोर्सेज का। तो ये हम इस प्रकार से हमने 4th क्वेश्चन डिस्कस कर ली करंट अफेयर के। अब हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। तो अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर के 5वें क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि करंट अफेयर का हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, किसकी बात हो रही है भाई? श्रीमती निर्मला सीतारमण की एक अध्यक्षता हुई है। और ये किस विभाग की मंत्री है केंद्र के? वो है वित्त और कारपोरेट विभाग की मंत्री। तो
उनकी एक अध्यक्षता हुई है और उस अध्यक्षता में 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। किसकी बैठक हुई है? 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई है। तो जीएसटी परिषद में संघ शासित प्रदेश के कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे बात की जा रही है कि जीएसटी परिषद, एक जीएसटी परिषद है, उस जीएसटी परिषद में संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य होते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें क्या होता है, टोटल 33 मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में। उसमें केंद्र शासित प्रदेश से जो पार्टिसिपेशन होता है सदस्यों का, वो होता है 3। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जीएसटी में जो संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य होते हैं, तो मैं आपको बताऊं इसकी जानकारी पूरी अगर मैं जीएसटी की आपको दूं तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को तो थोड़ा इरेज करते हैं। तो 42वीं जीएसटी परिषद की मीटिंग हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का मतलब क्या होता है। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी के मतलब की अगर मैं बात करूं तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर बात की जा रही ये एक प्रकार का कैसा टैक्स है, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का ऐसा टैक्स है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर बात की जाए जीएसटी की, तो जीएसटी कब से लागू हुआ? अगर मैं बात करी जाए यहाँ पर जीएसटी लागू कब से हुआ, तो पूरे भारत में अगर मैं बात करूँ जीएसटी की, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में एक साथ जीएसटी लागू किया गया। अब पूरे भारत में लागू किया गया है जीएसटी, मतलब 1 जुलाई से पूरे भारत 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया। तो यहां पर अब बात हो रही कि जीएसटी में जो भी डिसीजन होता है, अब मैं बात करूं यहां पर कि डिसीजन कि फैसले कौन लेता है। जीएसटी अगर एक टैक्स है तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो टैक्स कैसा बढ़ना है, घटना है किसी वस्तु पर, किस टाइप से लगना है, तो सभी टैक्स को मिलाकर एक कॉमन टैक्स बनाया गया था जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो जीएसटी के जो डिसीजन होता है वो जीएसटी काउंसिल लेती है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जीएसटी काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी परिषद। क्या बोलते हैं? जीएसटी परिषद। तो जितने भी डिसीजन होती है कि टैक्स कैसे लागू करना है जीएसटी के बारे में, तो उसको बताता कौन है, उसके डिसीजन कौन लेता है? वो लेता है कौन? जीएसटी काउंसिल। अगर मैं बात करूं कि जीएसटी काउंसिल का, तो हमारा क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड था कि कितने सदस्य संघ शासित प्रदेश से आते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जीएसटी काउंसिल होता है वो संविधान में आर्टिकल होता है 279A। संविधान में एक आर्टिकल है, संविधान में क्या है? आर्टिकल है जो कि 279A में है। और वो कौन से आर्टिकल में है? जीएसटी काउंसिल संविधान के 279A के काउंसिल में है, 279A में जीएसटी काउंसिल को रखा गया है। संविधान में एक नया संविधान बनाया गया जो कि 279A है, उसमें जीएसटी काउंसिल को रखा गया। अगर मैं बात करूं जीएसटी काउंसिल के कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 33 मेंबर होते हैं भाई जीएसटी काउंसिल के। कितने मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के? टोटल 33 मेंबर जीएसटी काउंसिल के होते हैं। अगर मैं बात करूं 33 मेंबर अगर जीएसटी काउंसिल के होते हैं, तो इसमें 2 केंद्र से होते हैं। 2 कहां से होते हैं भाई? 2 सदस्य केंद्र से होते हैं, मतलब केंद्र के वित्त मंत्री। और अगर बात की जाए 28 जो हमारे टोटल राज्य हैं उनके वित्त मंत्री। और जो 3rd नंबर पे होता है वो क्या है? 3 केंद्र शासित प्रदेश से, 3 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं के वित्त मंत्री। 3 केंद्र शासित प्रदेश से वित्त मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। 33 मेंबर की जो कमेटी होती है, जीएसटी काउंसिल होता है एक प्रकार से, उसमें 2 केंद्र सरकार के वित्त मंत्री, 28 राज्य के और 3 केंद्र शासित प्रदेश के, संघ शासित प्रदेश के वित्त मंत्री होते हैं। और अगर मैं बात करूं 3 संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी और एक है क्या? जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अभी हाल ही में जोड़ दिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल में ये शिरकत करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के 3 सदस्य, 3 वित्त मंत्री जिनको बोलते हैं। और जो 2 केंद्रीय मंत्री की मैं बात करूं तो केंद्र के वित्त मंत्री एक है करेंटली जो है वो है निर्मला सीतारमण, जो तो अध्यक्षता करती है, जो कि 42वीं मीटिंग की भी अध्यक्षता इनने की है। और एक और वित्त मंत्री होते हैं जो राज्य वित्त मंत्री जिसको बोलते हैं वो है अनुराग ठाकुर करेंटली, वो भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये है पूरा का पूरा जीएसटी काउंसिल। ये है पूरा का पूरा क्या? जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हमने देखे कि जीएसटी काउंसिल एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 279A में है। और जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 33, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री, 28 राज्य के वित्त मंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेश
से आने वाले वित्त मंत्री कौन कौन से हैं? 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जे&के। और दिल्ली के जो वित्त मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में भी है मनीष सिसोदिया उसमें है, और निर्मला सीतारमण केंद्र से 2 और अनुराग ठाकुर हैं। और जीएसटी कब से लागू हुआ था? तो पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी असम में अगर मैं सबसे पहले कौन सा स्टेट ने इसे लागू किया था? भाई पूरे भारत में तो लागू हो गया था, लेकिन स्टेट ने जारी करने वाला सबसे पहला जो स्टेट है वो है असम। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो क्या आएगा? असम है, जो जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो इस प्रकार से हमारे करंट अफेयर के टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन एक इजी वे में समझ में आएंगे, और इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप करंट अफेयर डेली इसी प्रारूप में अगर पढ़ाई करते हैं करंट अफेयर की, तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपका स्टैटिक जी का पोर्शन तो कवर हो गई, साथ ही साथ करंट अफेयर के भी आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। ऑल द बेस्ट।